गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सिल्वर वेडिंग के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। बच्चों, पहले भाग में आपने देखा कि जो यशोधर पंत जी थे, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर बच्चों ने पार्टी का आयोजन किया था। अब यशोधर जी इसके खिलाफ थे। वे ये इस तरह की पार्टी वार्टी नहीं मनाना चाहते थे, लेकिन बच्चों ने पार्टी रखी थी और काम ख़त्म होने के बाद ऑफिस से उन्हें घर जाना था। सो वे घर गए और घर पर उन्होंने देखा कि सारे रिश्तेदार जमा हैं, दोस्त मित्र भी, पड़ोसी भी आए हुए हैं, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब वे पहुंचते हैं तो थोड़ा खिन्न होते हैं कि ये सब क्या है, ये सब तामझाम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन बच्चे अलग से उन पर गुस्सा होते हैं कि क्या पापा, आप इतने देर से भी आज एनिवर्सरी के दिन भी आप इतने लेट से आए ऑफिस से, ये कोई टाइम है आने का, घर आने का? 8 बज रहे हैं और जाइए जल्दी तैयार होइए। फिर बच्चों ने उन्हें तैयार किया और अनमने मन से ही सही वे तैयार हो जाते हैं और ऊपर से नाराज़गी दिखाते हैं, लेकिन अंदर में उन्हें इस बात की खुशी थी, भावुक हो रहे थे वे इस क्षण, क्योंकि वे अनाथ थे और उन्होंने जीवन में खुशियाँ कम ही देखी थी। जीवन भर उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोया था। आज पहली बार ऐसा था कि उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी और इतनी विशाल पार्टी का आयोजन किया गया था, तो अंदर से वे कहीं ना कहीं खुश भी थे। अच्छा, चाहे अनचाहे वे केक काट ही देते हैं। लोगों के बहुत आग्रह करने पर केक काट तो देते हैं, लेकिन केक खाने से मना कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं नहीं, इसमें अंडा मिला होता है, मैं नहीं खाता। तो लोग उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए आपने केक काट दिया, यही बहुत बड़ी बात है, आप केक मत खाइए, आप लड्डू खा लीजिए। और फिर लड्डू खाने के समय भी वे शर्माते हैं, लेकिन उनके एक मित्र ने उन्हें ज़बरदस्ती लड्डू खिला दिया। फिर वे लड्डू खाते हैं और मन ही मन थोड़ा खुश होते हैं, थोड़ा झुझलाते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये जो मौका था पहली बार आता है। और फिर क्या करते हैं वे, चले जाते हैं पूजा करने। और पूजा करने चले जाते हैं तो आमतौर पर उनकी पूजा 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उस दिन वे पूजा में घंटों लगा देते हैं, इसलिए कि सोचते हैं कि अब बाकी सारे लोग चले जाएं, क्योंकि वे लोगों का सामना नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा झिझक होती है उनके अंदर। पर कुछ मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन जो खास रिश्तेदार रहते हैं वे रुके रहते हैं। फिर उन्हें बुलाया जाता है और फिर जाना पड़ता है, तो देखते हैं कि कमरे में काफ़ी गिफ्ट्स रखे हैं और वे गिफ्ट्स उन्हें दिखाए जाते हैं। फिर उसमें उनका जो बेटा है उन्हें एक पैकेट खोलता है और कहता है, पापा मैं आपके लिए लाया था, आपके लिए इसमें गाउन है। वो एक गाउन देता है, ऊनी गाउन उन्हें देता है और कहता है कि पापा आप इसे पहनकर दूध लेने जाइएगा। अच्छा, बेटी उनके लिए कुर्ता पैजामा लाई थी। फिर बेटी क्या कहती है कि पापा कुर्ता पैजामा के साथ ये गाउन पहनिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। वे पहनते हैं और उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। अब लेखक यहाँ एक प्रश्न छोड़ देता है कि यशोधर बाबू की आंखें गीली हो जाती है, किस लिए गीली हो जाती है? खुशी के कारण कि उनकी एनिवर्सरी इस तरह से मनाई गई और उन्हें बच्चों ने अपनी कमाई का गिफ्ट दिया, इसलिए, या इसलिए कि इस उम्र में भी बच्चे चाहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां वही उठाएं। लेखक एक विचार देता है, उनकी मनोभावनाओं को व्यक्त करता है कि शायद वे सोच रहे होंगे कि इस उम्र में बच्चों को कहना चाहिए कि पिताजी अब आप आराम करिए, आपने अब तक बहुत काम कर लिया, अब काम करने की और जिम्मेदारी उठाने की बारी हम लोगों की है। लेकिन बच्चों ने क्या कहा कि आप दूध लेने जाइएगा तो गाउन पहन कर जाइएगा। मतलब वे सोचते हैं कि क्या ताउम्र मुझे ये घर की जिम्मेदारियां ढोना पड़ेगा, दूध लाना, सब्जी लाना आदि काम क्या उम्र भर मुझे ही करना पड़ेगा, क्या बच्चे नहीं करेंगे? जबकि वे संस्कारी व्यक्ति थे, उन्होंने अपने सामने
अपने माता पिता को काम नहीं करने दिया या अपने बड़ों की हर आज्ञा का पालन किया, उनके सुख का हमेशा ध्यान रखा, तो उनके बच्चे इस मामले में पीछे क्यों हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर इसी बिंदु पर कहानी जो है समाप्त हो जाती है। कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें इसकी जो मुख्य समस्या क्या है, लेखक कहना क्या चाहता है इस कहानी के माध्यम से, सिल्वर वेडिंग के माध्यम से। एक व्यक्ति जो कि 50-55 साल के आसपास का है, मतलब 50 से 60 के बीच में जिसकी उम्र है, क्योंकि उसकी 25वीं सालगिरह, शादी की 25वीं सालगिरह मना रहा है वो, तो जाहिर सी बात है कि 50 से 60 के बीच में उसकी उम्र होगी। तो और उसके बच्चे, और ये सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसको दिखाकर लेखक क्या कहना चाह रहा है, तो लेखक ये बताना चाह रहा है कि आज का जो समाज है काफ़ी हद तक बदल गया है, और बदलते हुए परिवेश के अनुसार हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। जो बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता वो हमेशा दुख उठाता है। जैसे कहते हैं कि जब आंधी आती है तो पेड़ जो तनकर खड़े होते हैं वे टूटते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इस तूफान में घास टूट गई, क्योंकि घास लचीली होती है, वो लहराकर हवा को सपोर्ट करती है, हवा निकल जाती है, कैसा भी तूफान आए घास नहीं टूटती है। तो व्यक्ति को वैसा लचीला होना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी के मध्य एक अंतराल हमेशा होता है विचारों का। अब ये नहीं कह सकते कि नई पीढ़ी सही है हमेशा या पुरानी पीढ़ी सही है हमेशा। दोनों में कुछ अपनी कमियां हैं और कुछ अपनी अच्छाइयां हैं। ये जो नई पीढ़ी है वो ग्रोथ कर रही है, उन्नति की तरफ कदम दर कदम बढ़ा रही है, तो उसमें भी ये अच्छाइयाँ हैं। कुछ चीज़ें जैसे अंधविश्वास, रूढ़ियाँ आदि को नई पीढ़ी नहीं मानती है, तो वो सही है। लेकिन नई पीढ़ी बहुत कुछ इसके पीछे छोड़ती भी है। जैसे हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति एकदम से छोड़ने लायक नहीं थी, जो हमने छोड़ दिया। हमने बिना जाने समझे पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण कर लिया, जो हमारे लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। उसी का परिणाम है आज समाज में इतना असंतोष है, आज परिवारों में इतना विघटन है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वे पारिवारिक परंपरा को महत्व नहीं देते हैं। अब देखिए, इसमें दो पीढ़ियों को दिखाया गया है इस कथा में। पहला जो है, जैसे किसनदा हैं, उनके लिए उनके घर के दरवाजे उनके गांव से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा खुले रहते थे, और यशोधर बाबू इसीलिए किशनदा के यहाँ जाकर ठहरते हैं। इसी से प्रभावित होकर जो यशोधर बाबू हैं वो भी क्या करते हैं कि जब रामलीला होती है तो रामलीला की तैयारी के लिए वे जो कलाकार होते हैं उसको अपना पूरा कमरा दे दिया करते थे कि इन कमरों में रहकर वे कलाकार अपनी तैयारी कर सकें, साज सज्जा कर सकें और अपने डायलॉग तैयार कर सकें, याद कर सकें। लेकिन जो आज के परिवेश के बच्चे हैं वे इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। वे अपना रिश्तेदारी नातेदारी को निभाने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। उनके लिए ये चीज़ें नगण्य है, वे ये चीज़ें उनकी प्रगति में बाधक है। ये बेटा बिल्कुल से सही नहीं है, क्योंकि परिवार का और परंपरा का भी अपना एक महत्व होता है। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हम ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, तब हमें हमारी उन्नति में ये जो पारिवारिक नियम है या परिवार भले रुकावट लगे, लेकिन जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हम किसी अपने को तलाशते हैं। तो हमारे बुरे समय में कोई अपना कैसे आएगा जब हमने किसी अपने को अपने आसपास नहीं रखा है। यही कारण है कि आज हम प्रगति के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आज की जनरेशन बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन आज की जनरेशन में तनाव बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि उनकी समस्याओं को सुनने वाला, समझने वाला, बांटने वाला कोई नहीं है। हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्त मित्र रखे हैं जो सिर्फ हमारे खुशियों में शामिल होना जानते हैं। हमारे किसी दुख से, हमारी किसी समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ना हम किसी से कोई लेना देना रखते हैं, किसी की मदद करते हैं, ना हमारे पास ऐसे दोस्त मित्र हैं जो खुद को मुसीबत में डालकर या खुद का थोड़ा नुकसान करके हमारी मदद करने के लिए तैयार हों। तो जब हमारे ऊपर ऐसी कोई समस्या आती है तो हम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। तो यहाँ पर नई पीढ़ी को अपनी पुरानी पीढ़ी से पारिवारिक रिश्तों को संजोना सीखना चाहिए। ये एक बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज़, एक समस्या और है कि आज की जो जनरेशन है वह पैसे को ज़्यादा महत्व देती है और पैसा, सुख सुविधा ही आज के लोगों के जो सुख का आधार बना हुआ है। पहले के ज़माने में जब इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, इतनी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तब भी लोग खुश थे। और मैं कहती हूँ तब लोग पहले से ज़्यादा खुश थे और लोग एक दूसरे की मदद से बड़ी समस्याओं से भी निकल जाते थे। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी हम जो है एकदम से अकेले हैं। आज किसी के साथ कोई घटना घट गई, बुरी घटना घट गई, तो उससे एकदम अकेले से सफ़र करना पड़ जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता है। यशोधर बाबू जो उनकी बुआ थी, वे गांव में अपनी बुआ को हर महीने पैसे भेजते हैं, जबकि उनका बेटा उनसे बहुत ज़्यादा कमाने लगा था, पर वो बुआ को पैसे भेजने से मना कर देता है। इस बात से यशोधर बाबू को काफ़ी दुख पहुंचता है, लेकिन अब पूरे परिवार का दबाव होता है, इस कारण वे कुछ नहीं कह पाते। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। हमें थोड़ा सा मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। यहाँ पर लेखक समाधान ये देता है, जैसे यशोधर बाबू पूरी तरह से आधुनिकता के प्रभाव से छूते नहीं रह जाते। जब वे उन्हें जो गाउन है उसको पहनते हैं, केक नहीं काटना चाहते हैं उसको काटते हैं, एनिवर्सरी अपनी मनाते हैं, इस तरह से वे नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से आधुनिकता के प्रभाव से छूते हैं, लेकिन वे इसे पूरी तरह से अपना भी नहीं पाते। तो वे खुद को अपने परिवार से अलग थलग, हाशिए पर भी महसूस करते हैं और दुखी भी होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये समाधान देना चाहता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। जैसे पुरानी पीढ़ी में था कि पुरुष प्रधान समाज ही होता है, पढ़ने का, निर्णय लेने का, बाहर काम करने का, ये जो अधिकार है ये सिर्फ पुरुष वर्ग को है, स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो ये गलत परंपरा थी, इसको सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो परिवार भी शिक्षित नहीं हो पाएगा। एक जो शिक्षित नारी होती है वही घर परिवार को अच्छे से चला सकती है। तो कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी जो स्त्री होती है उसका घर, भले वो पढ़ी लिखी और गरीब स्त्री है, तो पढ़ी लिखी गरीब स्त्री का घर एक अनपढ़ अमीर स्त्री के घर से ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चलता है। तो इस तरह से ये जो स्त्री अशिक्षा का जो शिक्षा की जो बात थी, जिसका पक्षधर वो पुरानी पीढ़ी है, ये गलत है। जैसे विधवा विवाह, किसी लड़की की कम उम्र में शादी हो गई और वो विधवा हो गई तो उसका विवाह नहीं किया जाता था पहले के ज़माने में, ये गलत था। उसे भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का और अपने जीवन को दोबारा शुरू करने का अधिकार है, जो नई पीढ़ी आज स्वीकार करती है। तो ये यहाँ पर नई पीढ़ी सही है। दूसरी चीज़ परंपरा होती है कि जो घर के कामकाज हैं, घरेलू कामकाज, उसमें पुरुष कभी मदद नहीं करेगा, ये भी पूरी तरह से सही
नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में जब स्त्री पुरुष दोनों मिलकर कमाते हैं तो घर व्यवस्थित तरीके से चलता है, बेहतर तरीके से चल पाता है। तो जब कमाई के क्षेत्र में दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं तो घर पर भी दोनों को मिल बांट कर ही काम करना चाहिए। इसमें कोई तौहीनी, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक इंसान कहाँ तक करेगा। तो अगर पुरुष घर आकर काम में अपनी पत्नी की मदद कर देता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसकी इज्जत और बढ़ जानी चाहिए। जो पुरानी पीढ़ी के लोग नहीं मानते इसको, वे गलत नज़रिए से देखते हैं, इसको सही नहीं मानते, तो यहाँ पर वे गलत हैं। नई पीढ़ी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलती है, यहाँ पर ये सही है। कुछ चीज़ों में नई पीढ़ी आज़ादी चाहती है, तो जैसे लड़कियों का बाहर भेजकर हॉस्टल में पढ़ाना या बाहर जाके जॉब करना पुरानी पीढ़ी नहीं मानती थी, नई पीढ़ी इसमें आज़ादी चाहती है। तो यहाँ पर नई पीढ़ी सही है और पुरानी परंपरा के लोगों को नई पीढ़ी के नए विचारों का स्वागत करना चाहिए। इसी तरह से जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको भी अपने पारिवारिक मूल्यों को, अपनी जो संस्कार हैं, अपनी जो नैतिकता है, उनको अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। अपनी धरोहर को संरक्षित करने का जो गुण है वो अपने पूर्वजों से लेना चाहिए, उसको मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम एकदम से अंग्रेजी शख्सियत का, पाश्चात्य सभ्यता का नकल करते हैं तो भी बच्चों हम अंग्रेज नहीं हो पाएंगे, और इस अंग्रेजियत के चक्कर में हम भारतीय भी नहीं रह पाएंगे। मतलब हमारी जो विरासत है हम उसको भी खो देंगे और हम उसको भी पूरी तरह से नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि जो हमारी मूल चीज़ें हैं, अपनी जो मौलिकता है, मौलिकता को खोकर कोई जाति, कोई धर्म और कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व होना चाहिए। ये चीज़ें नई पीढ़ी भूलती जा रही है। इसको नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से सीखना चाहिए कि कैसे वे कम आमदनी में भी अपने परिवार के किसी उपेक्षित, लाचार सदस्य को छोड़ते नहीं थे। वे ताउम्र उसका जो भरण पोषण करते थे। और आज हम हैं कि हमें अपनी कमाई से कुछ 1000 रुपये किसी रिश्तेदार को देना पड़े तो हमें बहुत बुरा लग जाता है और हम सीधे मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये रिश्ते नाते एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं जुड़ पाते और इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम बुलंदियों पर चढ़कर भी क्या हासिल कर लेंगे जब हम इन बुलंदियों की जो प्रसन्नता है इसको बांटने वाला हमारे साथ कोई होगा ही नहीं। कोई अपना नहीं होगा जो हमारी कामयाबी को देख सके और हमें बधाई दे सके, शाबाशी दे सके। जब कोई ऐसा अपना हमारे पास नहीं होगा तो ऐसी कामयाबी का क्या महत्व। और बच्चों, यहाँ पर जो लेखक कहना चाहता था वो संक्षेप में मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए, जो इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। इनका जन्म 1935 ईस्वी में कुमाऊं में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक किया था, मतलब बीएससी किया था। और वर्ष 1984 में इन्होंने दूरदर्शन के पहले धारावाहिक हम लोग, जिसका शीर्षक था हम लोग के लिए, पटकथा लेखन का कार्य आरंभ किया। इन्होंने उपन्यास, नाटक और बहुत सारी रचनाएं की। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे हमजाद, इस देश का यारों क्या कहना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये भी एक धारावाहिक था जो दूरदर्शन पर आता था, इसको मैंने भी देखा है। और इसके बाद इनकी रचना है कुरुकुरु स्वाहा आदि। इस प्रसिद्ध लेखक की मृत्यु 2006 ईस्वी में हो गई थी। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो
तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप मुझसे प्रश्न कीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी।